मोहक को उसके इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम ज्योति था उसका मैसेज आता है। को ज्योति बहुत अच्छी लगती है। धीरे धीरे दोनों फोन पर आए दिन बातचीत किया करते। कब उनकी ये बातचीत प्यार में बदल जाती है दोनों को पता भी नहीं चलता। ऐसे एक दिन मोहक ज्योति को मिलने के लिए पार्क में बुलाता है। मोहक, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाकर तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ मोहक। ज्योति, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अरे मैंने तो तुमसे शादी करने के सपने भी देख लिए हैं। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। वो सब तो ठीक है मोहक, लेकिन ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तुम बताओ कि मैं कैसे साबित करूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम चाहती हो तो मुझे आजमा कर देख लो। हाँ ठीक है, आजमा कर तो जरूर देखूंगी, पर फिलहाल मेरा शॉपिंग करने का मन है। तो चलो जल्दी से तुम मुझे नए शॉपिंग मॉल लेकर चलो, जहाँ मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है। बस इतनी सी बात, चलो अभी चलते हैं। इतना कहकर मोहक ज्योति को मॉल ले जाता है, जहां ज्योति जमकर लाखों की शॉपिंग करती है और उसके बाद मोहक ज्योति को सेफली उसके घर पर छोड़ देता है। ज्योति हमेशा ही अपने मतलब के लिए केवल मोहक का इस्तेमाल किया करती थी और बेचारा मोहक उसके हर झूठ को सच मानकर प्यार कर बैठता। ऐसी एक दिन ज्योति खुद से बोलती है, मोहक के पैसे यूज करना तो ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही चीप होने लगा है। अब तो ये शादी करने की बात करने लगा है। उस चंपू से शादी, और मैं कभी भी नहीं। कुछ ऐसी तरकीब लगानी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब वो मुझे छोड़कर चला जाए और सामने से मुझे उससे बोलना भी ना पड़े। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मोहक एक अमीर पैसे वाला था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मोहक दिखने में एक बेहद ही सिंपल साधारण सा लड़का था। वहीं ज्योति एक लालची लड़की थी जिसे सिर्फ और सिर्फ मोहक के पैसों से प्यार था। ऐसे एक दिन ज्योति को उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर रमन नाम का एक लड़का मिल जाता है। धीरे धीरे रमन और ज्योति एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं और वो दोनों मिलकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते थे। ऐसे एक दिन ज्योति के घर उसका दूसरा बॉयफ्रेंड रमन आता है। रमन ज्योति से कहता है, और बताओ ज्योति, तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक पहुँची? इस मोहक की प्रॉपर्टी हमारे नाम कब तक हो जाएगी और कितना समय लगेगा? अरे मेरी जान, मैं तो पूरी कोशिश में हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि आज के आज ही सारा किस्सा खत्म हो जाए। उसके बाद हम दोनों शादी करके हमेशा हमेशा के लिए सेटल हो जाए। पर तुम तो अच्छे से जानते हो मोहक को कि वो जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इसे धीरे धीरे ही संभालना होगा मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ, कोशिश करो कि ये काम जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि ना मैं तुमसे शादी करके घर बसाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर क्या करूँ। इसी बीच ज्योति के फोन पर मोहक का फोन आने लगता है। ज्योति मोहक का फोन उठाती है और उससे कहती है, हाँ मोहक बोलो। ज्योति, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। 2 दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। मैं तो घर में ही हूँ मोहक। और मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है मैंने। ज्योति अपने बॉयफ्रेंड रमन को अपने घर में ही कहीं पर छुपा देती है। थोड़ी ही देर में ज्योति घर का दरवाजा खोलती है। मोहक खूब सारे गिफ्ट लेकर घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। गिफ्ट देखकर ज्योति बहुत खुश हो जाती है। मोहक भी घर के अंदर आ जाता है। अरे मोहक, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। सच में तुम तो बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड हो। ज्योति, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें पता है, कल मेरे माता पिता मेरे घर आ रहे हैं और वह तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। उन्हें हमारे रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मोहक, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे एक बार इस बारे में बात करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता कि मैं अभी शादी करने के लिए रेडी हूँ भी या नहीं। अरे शादी मत करना, लेकिन घर वालों से बात तो कर सकती हो ना। शादी हम तुम्हारे हिसाब से कर लेंगे। देखो, मैं तुम्हारे घर वाले से बिल्कुल भी मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? फिर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? ऐसी बात नहीं है मोहक, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है फिर। इतना बोलकर मोहक वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक से को ज्योति के घर में किसी के होने की आहट सुनाई देती है। मोहक दोबारा पीछे मुड़कर देखता है और ज्योति के घर में यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी ज्योति कहती है, क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो यहाँ पर? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई है। अरे तुम ना ज्यादा सोच रहे हो। कोई नहीं है घर में, मैं अकेली हूँ। थोड़ी ही देर में मोहक वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहक के माता पिता वापस अपने घर चले जाते हैं। मोहक जब अपने घर में अकेला रह रहा था
तो इसी बीच ज्योति मौका देखकर मोहक के घर जाती है और मोहक से कहती है, मोहक, मैं क्या सोच रही थी कि अब हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। वैसे भी जब फ्यूचर में हम दोनों को सेट होना ही है तो क्यों ना अब हम शादी कर लेते हैं। आज नहीं तो कल हमें शादी करनी ही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो ज्योति। यह खबर सुनकर तो मैं बहुत ही खुश हो गया हूँ। चलो फिर आज इस खास दिन को हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ज्योति पूरे घर में कैंडल से डेकोरेट कर देती है और बाहर से खाना ऑर्डर करती है और खुद किचन में जाकर अपने और मोहन के लिए ड्रिंक बनाने लगती है। ज्योति चालाकी से ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला देती है और उसे पीने के लिए देती है। अचानक से ड्रिंक हाथ से गिर जाता है। ये देखकर ज्योति को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? सारी कोल्ड ड्रिंक वेस्ट कर दी तुमने। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? घर में और भी कोल्ड ड्रिंक रखे हुए हैं, तुम वह ले आओ। ज्योति फिर से किचन में जाती है और फिर से मोहक के ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर ले आती है और मोहक को दे देती है। मोहक वो पीकर सो जाता है। ज्योति बहुत खुश थी और कहती है, अब आएगा ना मजा। सो जा बेटा, तू बहुत गहरी नींद में सो जा आराम से। आज तेरे पूरे घर की साफ सफाई करके जाऊंगी मैं यहाँ से। तेरे लॉकर में जितने कैश है सबका सफाया आज करूंगी, लेकिन उससे पहले ये पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम तो करवा लूं। ज्योति मोहक की अलमारी की चाबी ढूंढने लगती है और आखिरकार ज्योति को चाबी मिल ही जाती है। ज्योति मोहक के कमरे में जाकर मोहक की अलमारी खोलती है जहां खूब सारे पैसे रखे हुए थे। वो उन सभी पैसों को एक बैग में रख लेती है और फोन करके अपने बॉयफ्रेंड रमन को भी वहां पर बुला लेती है। रमन भी आ जाता है और रमन अपने फोन से ज्योति का वीडियो बनाने लगता है। ये क्या बदतमीजी है रमन? मैंने तुम्हें यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मोहक के घर में पैसों की साफ सफाई करने के लिए बुलाया है। तभी वहाँ पर मोहक आ जाता है। रमन और मोहक दोनों मिलकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर ज्योति को गुस्सा आता है और ज्योति कहती है, ये सब क्या है? तुम दोनों मिले हो क्या? तुम्हारे जैसी लालची गर्लफ्रेंड तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था ना। देखो, आज इन्हीं पैसों की वजह से मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अब तुम यह सोच रही होगी कि रमन तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर ये मेरे साथ क्या कर रहा है। तो मेरी प्यारी डार्लिंग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने से पहले वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे तुम पर पहले से ही शक था, इसलिए मैंने रमन को कहा कि वह तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाए ताकि तुम फंस भी जाओ। तुम जैसी घटिया लड़कियों को ना सलाखों के पीछे होना चाहिए। तुम जैसी कुछ लड़कियां ना सारी लड़कियों का ना नाम खराब करती है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अभी पुलिस को फोन करूंगी और तुम दोनों के ऊपर झूठा झूठा रेप का केस करूंगी, तब जाकर तुम दोनों को अकल आएगी। ज्योति, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना मैंने पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर दिया है और वो ना घर के बाहर ही खड़े हैं। इसलिए ना कोई भी ड्रामा करने का ना सोचना भी मत। मोहक के इशारे पर पुलिस घर में आती है और पुलिस ज्योति को पकड़ कर ले जाती है और उसे सलाखों के पीछे डाल देती है। ज्योति को समझ आ जाता है कि लालच करना बहुत बुरी बला है और आज उसके लालच की वजह से ही वो सलाखों के पीछे थी। दीपा एक बहुत ही सरल जीवन जीने वाली लड़की थी। वो अपने ससुराल में बिल्कुल बेटी की तरह रहती थी और उसने कभी भी अपने ससुराल को ससुराल ना समझकर हमेशा अपना ही घर समझा। वो घर में सबका ध्यान रखती। दीपा अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति बस पैसे कमाने में लगा रहता। वो अपने बीवी बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी नवीन दीपा से कहता है, मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर चला जाऊँ पैसे कमाने के लिए। वहाँ किसी भी चीज की ना कोई कमी नहीं है। लेकिन क्यों? यहाँ किस चीज की कमी है जो आपको पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा? और तो और अपना सारा परिवार भी यही है। अरे यार, अभी नहीं कमाऊंगा तो कब कमाऊंगा? बुढ़ापे में जाऊंगा कमाने के लिए। और हाँ, अभी कमाऊंगा ना तो ही बुढ़ापे में ऐश कर पाऊंगा। ठीक है, आपको जो सही लगे आप चले जाइए और कभी कभी आप हम लोगों से मिलने आ जाना। हम लोग तो यही रहेंगे ना। विदेश की इतनी मस्त लाइफ छोड़ के कौन वापस आएगा बेकार से देश में? मैं नहीं आ रहा। तब तो मैं आपको भी यहाँ से दूर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आप वापस कभी हमसे मिलने नहीं आएंगे। आप भी कहीं नहीं जाएंगे। इतना बोलकर दीपा सोने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन दीपा अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी अलमारी से सारे पैसे और जेवर गायब थे और वो नवीन को कॉल करती है। उसका फोन भी नॉट रीचेबल आता है। अब दीपा को यकीन हो जाता है कि ये काम नवीन का है। वो जोर जोर से रोने लगती है और रोती रोती अपनी सास के पास चली जाती है और बोलती है, माँ जी, सब खत्म हो गया। मेरे सारे पैसे और जेवर नवीन लेकर भाग गया। बहू, नवीन की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ।
मुझे माफ कर दे। अगर तू चाहे तो बिट्टू को लेकर अपनी माँ के पास रहने चली जा बेटी। मैं तो बुढ़िया हूँ, अपनी बची कुची जिंदगी दुख में निकाल लूंगी। नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और मेरे माता पिता भी बहुत गरीब हैं। वो मुझे और बिट्टू की जिम्मेदारी कैसे लेंगे और कब तक लेंगे? आप चिंता न करें माँ जी, मैं पैसे कमाऊंगी और अपने घर का सारा खर्चा खुद उठाऊंगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ दीपा को एक अच्छी जॉब मिल जाती है। वो मन लगाकर अपना काम करती है। धीरे धीरे करके वो पूरे घर की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेती है। और ऐसे ही एक दिन जब दीपा ऑफिस में अपना काम कर रही थी कि तभी उसका बॉस महेश उसके पास आकर कहता है, हेलो दीपा, कैसी हैं आप? बहुत सुना है आपके बारे में। हेलो सर, आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? या आई एम गुड। वैसे आप बहुत ही बहादुर औरत है जो अपने पति के जाने के बाद भी अपना ससुराल नहीं छोड़कर गई और अपने बच्चे और सास का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रही हो। आपके घर वालों ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। गर्व होता है आप जैसी औरत से मिलकर। हाँ, अच्छे संस्कार के साथ साथ मुझे पढ़ाया भी है, जिससे आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपने परिवार का ख्याल रख पा रही हूँ। और जब घर वाले औरतों को पढ़ाते हैं तो दुनिया ही उन औरतों पर गर्व करती है। महेश को दीपा की बातें बहुत अच्छी लगती है और अब धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब महेश दीपा की मदद करता था, ऑफिस में भी और उसके घर के कामों में भी। वो कभी भी दीपा के साथ बॉस जैसा बर्ताव नहीं करता। फिर एक दिन दीपा महेश को अपनी सास से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। अच्छा, ये तेरे कंपनी के मालिक है? हाँ माँ जी, ये महेश है। जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ ये वहाँ के ऑनर है। जी माता जी, आपने सही पहचाना। वैसे माता जी, आपकी बहू बहुत ही कमाल की है। ये बहुत बहादुर भी है जिसने अपने परिवार को संजो कर रखा है, वरना आज के टाइम में आपको ऐसी बहू नहीं मिलेगी। हीरा है आपकी बहू। हाँ बेटा, सही बोल रहे हो तुम। मेरी बहू लाखों में क्या करोड़ों में एक है। घर की मालकिन है हमारे। अब महेश दीपा की हर छोटी से छोटी चीज में उसकी मदद करता। एक दिन दोस्त होने के नाते दीपा को वो अपनी शादी के लिए लड़की की फोटोज भेजता है। दीपा अपनी सास को फोटोज दिखाते हुए कहती है, देखिए ना माँ जी, महेश ने अपनी शादी के लिए लड़की की फोटो भेजी है। बताओ कैसी है? अरे कोई और लड़की क्यों देख रहा है? वो तुझसे शादी कर लेगा। वैसे भी वो तेरे बारे में सब कुछ जानता है ना बहू। और तू भी कब तक नवीन के इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे यकीन है नवीन एक दिन दोबारा लौट कर आएंगे और वो बस पैसे कमाने के लालच में भटक गए हैं। सीमा भी मुंह बनाकर उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। अब दिन गुजरते हैं और साल भी। अब बिट्टू की 12वीं पास हो जाती है और कॉलेज में उसके एडमिशन के लिए फीस जमा करानी थी। और ऐसे में दीपा को पता चलता है कि उसके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं। दीपा रोते हुए अपनी सास को कहती है, माँ देखिए ना, पता नहीं मेरे अकाउंट से वो सारे पैसे कैसे निकल गए जो बिट्टू के लिए दाखिले के लिए पैसे जमा किए थे मैंने। अब बिट्टू के कॉलेज में उसका एडमिशन कैसे होगा? हाँ बेटी, मेरे साथ भी आज अजीब घटना हुई है। आज मैं मंदिर गई थी तो लोगों ने मुझे मंदिर में जाने ही नहीं दिया और बोलने लगे कि बहुत लालची औरत है, पैसे के चक्कर में बहू को काम करने के लिए बाहर भेजती है। तभी बिट्टू बाहर से रोती रोती आती है और अपनी माँ और दादी से कहने लगती है, माँ देखो ना, आज भी मुझे कॉलेज में सारे बच्चे चिढ़ा रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे दो बाप है, मेरे दो बाप है। बिट्टू इतना बोलकर रो ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर नवीन आकर खड़ा हो जाता है। नवीन को देखकर दीपा उसके पास भागकर जाती है और उसे तेजी से अपने गले से लगाकर कहती है, कहाँ चले गए थे आप? आपको हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई ना? इतने साल कहाँ थे आप? आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज लगा कि फिर से बुरे दिन वापस चले गए, लेकिन भगवान अगर एक रास्ता बंद कर देता है ना तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। बिट्टू भी अपने पापा के पास जाकर उसे गले से लगाती है और उनको देखकर खुश हो जाती है। तभी नवीन अपनी माँ को देखकर कहता है, क्यों माँ, आपको खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? या आपको दुख हो रहा है कि मैं आपके परिवार में वापस आ गया? बिल्कुल भी नहीं। तू क्यों आया है आज यहाँ? तब तो तू हमें बुरी हालत में छोड़कर चला गया था और घर के सारे पैसे और जेवर लेकर चला गया था। जब तुझे हमारी याद नहीं आई तो आज जब पैसे खत्म हो गए तो वापस आ गया। और तुझे पता भी है परिवार होता क्या है? परिवार होता है प्यार से, रिश्ते निभाने से, ना कि मुसीबत में छोड़ देने से। और तुझसे तो हमें अब नफरत है। कैसी बात कर रही हैं माँ आप? आप ही कहती हो ना कि जब शाम का भूला घर आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं।
नवीन जी, हम आपको देखकर बहुत खुश हैं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना हो तो क्या करूं? खुशी मनाऊं, नाचूं, गाऊं, ढोल बजाऊं, सबको लड्डू बांटूं कि मेरी पत्नी की दूसरी शादी हुई, मेरी पत्नी की दूसरी शादी हुई। क्या करूं मैं, बोलो ना। हाँ, क्या करूं? और दीपा, मैं तो उसी दिन वापस आ गया था जब तुम्हें तुम्हारा बॉस छोड़ने के लिए घर आया था। और माँ, आप भी इस बचलन बहू का साथ दे रही हैं। आपने भी उस इंसान का साथ दिया जो किसी पराये मर्द के साथ घूम रही है। अरे यार, शर्म करो कुछ दीपा, शर्म करो। और हाँ दीपा, तुम्हारे पैसे गायब हो गए ना? हाँ, इसका मतलब आपने ही वो पैसे निकाले थे। वो मेरे सेविंग थे जो बिट्टू के लिए रखा था मैंने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कोई और आदमी उठाए। और बिट्टू बेटा, इधर आओ। क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे कॉलेज में किसने सबको बताया कि तुम्हारे दो दो बाप हैं? मैंने बताया है, मैंने सबको कहा कि जो गाड़ी में तुम्हें छोड़ने आता है वो तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा बाप मैं हूँ, मैं। इतना सुनकर बिट्टू से रुका नहीं जाता और वो अपने बाप को बोलती है। छी पापा, आप कैसे बाप हो? मुझे आपको बाप बोलने में भी शर्म आ रही है। आपने अपने बच्चे के पढ़ाई के पैसे ही खा गए जो माँ ने अपनी सैलरी से सेविंग की थी। और जिस माँ को आप बच्चलन कह रहे हो ना, उसने ही हमेशा आपके बारे में हमें अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तभी आज तक हम आपसे इज्जत से बात करते आए हैं। आप यहाँ से निकल जाइए और वापस कभी मत आना। हाँ, बिट्टू सही बोल रही है। महेश की वजह से ही आज हम वापस समाज में सर उठाकर जी पा रहे हैं। दुनिया वाले तो तुमको देखकर जलते ही रहेंगे। वो रहा रास्ता, निकल जा यहाँ से और वापस कभी मत आइयो। बिट्टू की बात सुनकर नवीन को बहुत दुख होता है और वो शर्मिंदा होता है और अपनी बीवी और बच्ची और माँ से माफी मांगता है। नताशा दाल ढोकली खाने जाती है। भैया, एक चटपटी सी दाल ढोकली देना। क्या बात है, पहले तो आप अपनी दोनों सहेलियों के साथ आया करती थी और अब अकेले आई हैं। हाँ भैया, मैं अपने दोस्तों के साथ आई थी पहली बार। अब पता नहीं क्यों आप तीनों सहेलियां अलग अलग दाल ढोकली खाने आती हो। क्या वो दोनों आपकी दुकान पर दाल ढोकली खाने आती है? और नहीं तो क्या, आपको नहीं पता? वो लोग तो एक हफ्ते में 4 बार आती हैं। लेकिन आप तीनों जब साथ में आया करती थी तो खुश लगती थी, लेकिन अब तीनों अलग अलग आती हो तो खुश नहीं लगती। दुकान वाले की बात सुनकर नताशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दाल ढोकली खाने के बाद तुरंत गुस्से में घर जाती है और अपने घर पर वर्षा और अंजलि को बुलाती है। क्या हुआ नताशा, तुमने हमें अचानक से यहाँ क्यों बुलाया? तुम दोनों मुझे बिना बताए उस दुकान पर दाल ढोकला खाने जाते हो। क्या? ये तुम्हें किसने बता दिया? बताया किसी ने भी हो, लेकिन तुम दोनों मेरी दोस्त हो और दाल ढोकला खाने अकेले ही जाती हो। तुम दोनों को शर्म नहीं आती है क्या? मुझे बिना बताए या पूछे ही अकेले दाल ढोकला खाने चली जाती हो। नताशा, वैसे ये बात तो सही है कि मैं जाती थी कई बार अकेले दाल ढोकला खाने के लिए, लेकिन ये बात तुम्हें किसने बताई? ये बात तो मैंने खुद ही अंजलि को नहीं बताई, तो तुम्हें कहाँ से पता चला? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम दोनों का ही कैसे पता चल गया कि हम दाल ढोकला खाने जाते थे? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम भी हमारे बिना ही दाल ढोकला खाने जाती हो। वो क्या? तुम खुद तो हमें बिना बताए ही दाल ढोकला खाने चली जाती हो और यहाँ आकर हम पर ऐसे गुस्सा दिखा रही हो जैसे तो तुमने कभी किया ही नहीं हो कुछ। अच्छा, ये सब बात छोड़ो। हम तीनों को ही दाल ढोकली पसंद है, इसलिए ज्यादा खाने के चक्कर में हम अकेले चली जाती हैं। लेकिन अकेले जाने में भी तो हम तीनों को बुरा लगता है ना? हाँ, ये तो है। लेकिन अब हम करें भी तो क्या? दाल ढोकली है ही इतनी महंगी, हम अकेले खा सकते हैं और अगर हम साथ खाने गए तो हमें बस 1 चम्मच ही मिलेगा खाने को। हाँ अंजलि बिल्कुल सही कह रही है और सच में दाल ढोकली काफी अच्छी होती है। मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन मैं बिना दाल ढोकली खाए रह नहीं सकती हूँ। रह तो मैं भी सकती हूँ। तो क्यों ना हम एक काम करें? हम इतने दिनों से दाल ढोकली खा ही रहे हैं और अब तक हमें पता भी चल गया है कि कैसे बनाते हैं और क्या डाला जाता है उसमें। तो क्यों ना हम भी अपने गांव में एक दाल ढोकली की दुकान खोल ले? इसी बहाने हम कुछ काम भी करेंगे। वैसे भी हम तीनों के माँ बाप तो हमें बिल्कुल भी बेकार समझते हैं। ये बोलते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं, बस एक साथ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। और अगर हम दाल ढोकले की दुकान खोलेंगे तो कम से कम हम भी कुछ काम शुरू करेंगे ना। तो अब हम 1 महीने तक पैसे बचाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा ही पैसे बचा पाए, क्योंकि 1 महीने बाद जो हमारे पैसे बचेंगे उन पैसों की दुकान खोल लेंगे। वर्षा और बाकी की दोनों सहेलियां
अब अपनी दाल ढोकली की दुकान खोलती हैं। 1 महीने बाद और तीनों बहुत ही मन से वहाँ पर काम करती हैं। 1-2 ही सही, लेकिन उनकी दुकान पर ग्राहक आते भी हैं। वो तीनों भी काफी अच्छी दाल ढोकली बनाती हैं। जब अंजलि एक कोने में खड़ी होकर दाल ढोकली खाती है तो ये वर्षा देख लेती है। हम दाल ढोकले बेचने का काम करते हैं, ना कि खाने का। अरे तू है कि सारी दाल ढोकली खा जाएगी तो हम बेचेंगे क्या? मैं क्या करूं? दाल ढोकली बेचने का तो मन ही नहीं करता है। मुझे तो इतनी ज्यादा पसंद है कि मन करता है सारी खा लूं। अच्छा हम दोनों ही हैं अभी दुकान पर। नताशा तो घर गई हुई है, तो क्यों ना हम दोनों जितना मन हो उतनी दाल ढोकली खा ले। दोनों दाल ढोकली खाना शुरू कर देते हैं और जब नताशा दुकान पर आती है और उसे बहुत कम दाल ढोकली देखने को मिलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। सारी दाल ढोकली कहाँ गई? वो हमें बहुत जोर से भूख लगी थी, इसीलिए बस हमने थोड़ी सी दाल ढोकली खा ली। यहाँ मैं घर से खाना खाकर आई हूँ ताकि यहाँ कोई कमी ना हो, और तुम हो कि यहाँ आराम से दाल ढोकली खा रही हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। नताशा भी सारी दाल ढोकली खा जाती है और कुछ देर बाद वहाँ अंजलि की माँ आती है। एक दाल ढोकला मेरे लिए भी लगा दो। आंटी जी वो तो हम ही खा गए। बस हो गया तुम लोगों का काम, यही तो देखना बचा है। कुछ नहीं होगा तुमसे, बैठ जाओ घर। अंजलि की माँ ये सारी बातें नताशा और वर्षा की माँ को बता देती है और फिर उन तीनों की दाल ढोकली की दुकान और दाल ढोकली खाना ही बंद हो जाता है।